हाँ जी, आगे सब बैठ गए टेबल चेयर्स लेके। आज फाइनली हम ये बीड़ा उठाते हैं कि ये रेशियो एनालिसिस जो इतने टाइम से पेंडिंग चल रहा है, आज इसे ख़त्म कर ही देते हैं, है ना। तो टर्नओवर की बातें करते हैं, रेशियोज जो हमारी सेल्स के ऊपर बेस्ड है। सो दीज आर द रेशियोज बेस्ड अपॉन द सेल्स और टर्नओवर ऑफ द फर्म कंसीडर्ड फॉर द गिवन पीरियड फॉर विच द रेशियोज आर टू बी कैलकुलेटेड फॉर। अब यहाँ पे जो रेशियोज हैं वो कौन कौन सी होंगी? स्टॉक टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, क्रेडिटर टर्नओवर एंड फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर रेशियो। डेटर्स कौन है? डेटर्स वो हैं जो मुझसे उधार पे सामान खरीद के गए हैं, तो उनकी जो टर्नओवर है वो कैसे निकलेगी, या स्टॉक जो है, स्टॉक की टर्नओवर कैसे निकलेगी, वो कैलकुलेट करते हैं। तो फर्स्ट रेशियो जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज के सेशन में, दैट इज स्टॉक टर्नओवर रेशियो। Evaluation of liquidity of the inventory and adequacy of the inventory control, that is what is my inventory ratio, that is what is my inventory ratio। कि क्या करना है हमें? evaluate करना है इन्वेंट्री और उसकी एडिक्वेसी, ठीक है। तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला या इन्वेंट्री टर्नओवर का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड क्या होती है हमारी? वो गुड्स या वो कॉस्ट जिस पे बन के हमारा प्रोडक्ट जो है रेडी है टू सेल, उसके बाद उस पे क्या लगता है? प्रॉफिट एड ऑन होता है और तब उसका सेलिंग प्राइस बनता है। अदरवाइज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज व्हाट? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इज दैट वैल्यू या दैट कॉस्ट जिस पे सिर्फ हमारा गुड बन के तैयार हुआ है, ठीक है। एवरेज इन्वेंट्री क्या होती है? The opening plus closing stock when it is divided by 2, the average is considered, तब हमारा निकल के आता है एवरेज इन्वेंट्री, ठीक है। अब ये जो आपका कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है? ये निकलता है फॉर्मूला सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दिस इज सेल माइनस gross profit. Cost of goods sold is sales minus gross profit. Then is my debtor turnover ratio. Debtor turnover ratio is measures liquidity of the account receivables and its effect on the credit policy. अब जो मेरी डेटा टर्नओवर रेशियो है वो क्या करती है? वो लिक्विडिटी मेजर करती है कि डेटर्स से पैसा कैसे कैसे रियलाइज होगा, और वो मेरे क्या है? करंट एसेट्स हैं। तो जब वो मेरे करंट एसेट्स है, जितनी जल्दी वो रियलाइज होंगे, उनसे जितनी जल्दी फंड्स रियलाइज होंगे, उतनी जल्दी मेरे पास क्या होगी? अवेलेबल ऑफ लिक्विड फंड्स होगा। तो मेजर्स लिक्विडिटी ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल्स एंड इट्स इफेक्ट ऑन क्रेडिट पॉलिसी। तो डेटा टर्नओवर रेशियो इज व्हाट? नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। अब नेट क्रेडिट सेल क्या होती है? नेट क्रेडिट सेल की अगर मैं बात करूं तो जो हमारी टोटल सेल है, टोटल सेल्स इज कैश सेल प्लस क्रेडिट सेल्स। टोटल सेल्स इज व्हाट? माय कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। कैश सेल वो सेल जिसके अगेंस्ट मुझे कैश मिला, और क्रेडिट सेल वो सेल जिसके अगेंस्ट अभी तक कैश पेमेंट नहीं हुई है बट डेटर्स जो है वो मेरी बुक में रिकॉर्डेड है, तो दैट इज माय क्रेडिट सेल। तो नेट सेल्स माइनस माय कैश सेल्स विल गिव यू क्रेडिट सेल्स, ठीक है। उसके बाद एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स क्या होते हैं? रिसीवेबल्स। तो दिस इज फॉर्मूला क्या है इसका? ओपनिंग डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल्स, ठीक है। जो आपके उस पीरियड के लिए, जिस पीरियड के लिए आप क्या निकाल रहे हो?
अपनी डेटर टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो तो उसके लिए ओपनिंग प्लस बिल रिसीवेबल, देन उस ब्रैकेट क्लोज प्लस क्लोजिंग डेटर्स फॉर दैट पीरियड एंड बिल रिसीवेबल्स फॉर दैट पीरियड। ठीक है, बीच में कुछ पैसे रियलाइज भी तो हुआ होगा ना, तो उसे भी हमें क्या करना है, कंसीडर करना है। डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या हो गया आपका एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। तो फॉर्मूला क्या हुआ मेरा, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो ये हो गया मेरा फॉर्मूला, नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। एक बार दोबारा लिख दूं, इट इज नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। ठीक है, क्लियर। अब एक चीज आती है एवरेज कलेक्शन रेशियो। एवरेज कलेक्शन रेशियो क्या है? अब अगर कोई आपसे पूछे कि भैया आप जो है उधार पे सामान दिए जा रहे हो, ठीक है, बट आपने कभी ये सोचा है कि आपके डेटर्स कितने टाइम में रियलाइज हो जाएंगे? अब आपने बोला अब वो तो मैंने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया, अब मैं उसे कैसे कैलकुलेट करूं? तो उसने आपको एक फॉर्मूला दिया कि भाई देख, मैं देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला बताता हूँ जिसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हो, अपना कलेक्शन पीरियड, और उस बेसिस पे अपने क्रेडिटर्स को प्रॉमिस कर सकते हो कि आप उन्हें कब पेमेंट दोगे। तो एवरेज कलेक्शन रेशियो क्या हुआ, अगर मंथ्स में करना है तो 12, अगर ईयर में करना है तो 365, क्योंकि एक साल में 365 दिन होते हैं। फिर अगर वीक्स में करना है तो 52 वीक्स डिवाइडेड बाय माय डेटर टर्नओवर रेशियो। तो इसको करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले निकालोगे डेटर्स टर्नओवर रेशियो, डेटर्स टर्नओवर नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज। उसके बाद क्या किया, जब वो निकाल दिया उसके बाद आया मेरा एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब अगर मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड मंथ्स में निकालना है, मान लो मेरा डेटर टर्नओवर रेशियो आया था 4, ठीक है, 4 टाइम्स आया था। अब मुझे क्या निकालना है, एवरेज कलेक्शन रेशियो निकालना है। अब एवरेज कलेक्शन जो रेशियो निकाला मैंने वो मुझे मंथ्स में निकालना है। तो एवरेज कलेक्शन हो गया मेरा, एवरेज कलेक्शन इन मंथ्स कंसीडर कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो इसमें मंथ्स कितने हुए आपके, 12 डिवाइडेड बाय 4 इज व्हाट योर डेट टर्नओवर रेशियो। तो इसका आंसर क्या आया, 3। तो यानी कि 3 महीने के अंदर अंदर आपने जो सामान उधार पे बेच रखा है, जितना भी हो, वो 3 महीने के अंदर अंदर आपके पैसे जो है उससे जनरेट हो जाएंगे, और उसके बाद का टाइम आप अपने क्रेडिटर्स को दे सकते हो, किस चीज़ के लिए, प्रीपेमेंट के लिए। ठीक है, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ डेटर टर्नओवर रेशियो अलॉन्ग विद एवरेज कलेक्शन पीरियड। क्लियर हुआ सबको? कोई डाउट्स इस चीज़ में? अब यहाँ तक समझ आया? नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकालना है? नेट क्रेडिट सेल्स ऐसे निकालना है, मान लीजिए मैं आपको बताती हूँ। ये सोचो कि आपकी जो टोटल सेल्स है वो टोटल सेल्स है 1 लाख रुपए की। छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है, 1 लाख रुपए की आपकी टोटल सेल्स है। उसके बाद क्या हुआ, आपकी जो कैश सेल्स थी, कैश सेल्स हुई आपकी सिर्फ 20,000 की, और बाकी जो माल है वो आपने सारा कैसे बेचा, उधार पे बेचा। तो वो कौन सी सेल हो गई मेरी, क्रेडिट सेल्स हो गई। तो क्रेडिट सेल्स कैसे निकल के आई, टोटल में से जब मैंने कैश सेल माइनस की तो क्या आया मेरा, 80,000, दैट इज द फिगर ऑफ माय क्रेडिट सेल्स, नेट क्रेडिट सेल्स। 1 लाख में से कैश सेल मैंने माइनस कर दी तो निकल कर के आई मेरी क्रेडिट सेल्स। ठीक है,
ये टॉपिक थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा, क्योंकि जब आप अपना क्रेडिट रेटिंग का एग्ज़ाम देने जाते हैं ना CCP वाला, तो उसमें भी कई बार रेशियोज़ के क्वेश्चंस आपको दिखाई दे जाते हैं। ठीक है, तो जितना समझ आता है उतना रिटेन करके चलो। ठीक है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो की अगर मैं बात करूं, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो इज नेट credit purchases divided by average account payables। ठीक है, net credit purchases divided by average account payable। अब आप बोलेंगे कि मैम हम तो बात कर रहे हैं टर्नओवर की, बट क्रेडिटर्स तो परचेजेस के पे निकल रहे हैं। परचेजेस इज नॉट माई टर्नओवर, बट माई डियर्स इट इज़ अ पार्ट ऑफ माई टर्नओवर। टर्नओवर तभी तो बनेगी, परचेजेस जब करोगे तभी तो सेल कर पाओगे ना। तो इसीलिए जो क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो है वो हम यहीं पे कंसीडर करते हैं, किस रेशियोज में, टर्नओवर रेशियोज में। सो द फॉर्मूला इज नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेबल्स। ठीक है, नेट क्रेडिट परचेजेस डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट पेबल्स। और जिस तरीके से मैंने टोटल सेल्स में से कैश सेल्स माइनस करके क्रेडिट सेल्स निकाली थी, उसी तरीके से टोटल परचेजेस में से कैश परचेजेस माइनस करके क्या निकलेगा मेरा, क्रेडिट परचेजेस निकलेंगे। एवरेज अकाउंट पेबल्स किस में था, यहाँ पे, वहाँ क्या था, रिसीवेबल। तो एवरेज अकाउंट ये है पेबल। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल, क्लोजिंग क्रेडिटर्स प्लस बिल पेबल डिवाइडेड बाय 2। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें अपना डिनोमिनेटर चाहिए, एवरेज अकाउंट पेबल। तो एवरेज अकाउंट पेबल इज जब हम बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स की बात करते हैं, रिसीवेबल्स इज जब हम डेटर्स और बिल रिसीवेबल्स की बात करते हैं। ठीक है, अगेन ये रेशियो भी कैसे कैलकुलेटेड हो सकता है, मंथ्स में, ईयर्स में, वीक्स में। ठीक है, और फॉर्मूला क्या होगा, 12, फॉर्मूला क्या होगा, 12/365/52 डिवाइडेड बाय क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो कहाँ से आएगी, इस फॉर्मूले से आएगी। क्लियर हो गया, समझ आया ये बात। डेटर टर्नओवर रेशियो का स्टैंडर्ड कोई नहीं होता, हमारे जो स्टैंडर्ड्स हैं वो सिर्फ 2 ही या 3 रेशियोज के लिए फिक्स होते हैं। One is for current ratio, that is 2:1, then is for quick ratio, that is 1:1, and then is debt equity ratio, that is 2:1, again 2:1. ठीक है, only for these 3 ratios, current, quick and debt equity, we have set standards of ideal ratios. Otherwise, for any other ratio we do not have any ideologies or any ideal standards, because आप क्या कहोगे, बट हाँ ये हो सकता है कि आपका जो ये डेटर टर्नओवर पीरियड हो, ये जितना शॉर्ट हो उतना अच्छा है फॉर योर लिक्विडिटी ऑफ द फर्म। ठीक है, जितना शॉर्ट टेन्योर हो ऑफ योर डेटर टर्नओवर और योर क्रेडिटर टर्नओवर, दैट इज गुड फॉर द लिक्विडिटी एंड द सॉल्वेंसी ऑफ योर फर्म। क्योंकि अगर आप ये बात सोचो, 6 महीने तक आपके सेल्स से पैसे नहीं आ रहे हैं, तो जब तक सेल्स के पैसे नहीं आएंगे तो क्रेडिटर्स को उधार कैसे चुकाओगे, क्रेडिटर्स को जब तक उधार नहीं चुकाओगे तब तक नया लोन नहीं ले पाओगे क्रेडिटर्स से, नए क्रेडिट बिल रेज नहीं कर पाओगे। तो क्या होगा, स्कैरसिटी ऑफ फंड्स हो जाएगी, एक तरीके से स्कैरसिटी ऑफ फंड्स इन द फॉर्म ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपकी वर्किंग कैपिटल कम रह जाएगी, जो हमें नहीं करना है काम। ठीक है, तो ये जो स्पैन्स हैं ये शॉर्ट होने चाहिए। ठीक है, 15 दिन का भी चलेगा, 20 दिन का, 1 महीने का, 2 महीने का, बट ये प्रोलॉन्ग नहीं जाना चाहिए। मान लो आपका डेट टर्नओवर 8 महीने का चल रहा है और तो क्रेडिटर्स टर्नओवर कहाँ जाएगा, 10वें महीने में या 9वें महीने में, तो वो दैट इज नॉट गुड फॉर हाई इक्विटी और हाई लिक्विडिटी स्टेटस ऑफ द कंपनी। ठीक है,
Then next ratio is my fixed asset turnover ratios. फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो की अगर मैं बात करूं तो दिस इज अबाउट कि मेरे फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं कंसीडरिंग द सेल्स विच द फर्म हैज. ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकाली थी फ्रेंड्स मैंने? इट वाज कॉस्ट ऑफ गुड्स sold is sales minus gross profit. फॉर्मूला यही था. ठीक है, इसका एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है दोस्तों, वो भी बता दूं जल्दी से फटाफट. तो दूसरा फॉर्मूला क्या होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस plus direct expenses minus closing stock. ठीक है, ये भी फॉर्मूला किस चीज के लिए है? फॉर योर COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. ठीक है, तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक या ग्रॉस प्रॉफिट में से जब हम सेल्स माइनस कर दें या सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर दें तो क्या निकल के आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आता है. क्लियर हुआ टर्नओवर रेशियोज? एनी डाउट्स? लेट मी नो क्विक. यस, लोअर मंथ्स आर बेटर अंकुर जी. जितने लोअर होंगे टेन्योर्स उतना ही ज़्यादा बेटर है. ठीक है, हायर जाएंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. अब हम बढ़ते हैं अगली रेशियोज पे, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज. देखो, अगर आप लोग मुझे नहीं बताओगे कि आपको चीज़ें क्लियर हैं तो मुझे नहीं पता चलेगा, बिकॉज हम लोग फेस टू फेस बैठ के बात नहीं कर रहे हैं. तो इफ देर आर एनी डाउट्स देन लेट मी नो. डेट इज वेलोसिटी रेशियो अंकुर जी, दिस इज द सेम थिंग. वेलोसिटी इज द टेन्योर या पीरियड जिस टाइम पे आपका डेटर्स से पैसा क्लियर हो जाएगा, तो दैट इज द सेम थिंग. It is not different. It is just another name for debtor turnover or my average collection period. Clear? So I am moving on to the next ratios, that is profitability ratios. Profitability ratios, मेरे profits कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के. Gross profit, net profit and ऑपरेटिंग प्रॉफिट. ठीक है, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज की अगर मैं बात करती हूं तो इन्हें हमें कहाँ ले जाना है? सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट की. ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट इज दैट प्रॉफिट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम द बेसिक सेल, परचेज एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस विच आर इनकर्ड बाय द फर्म. ठीक है, और ये रिजल्टेंट है किसका? मेरा ट्रेडिंग का, नॉट प्रॉफिट एंड लॉस. इट इज द रिजल्टेंट ऑफ माई ट्रेडिंग अकाउंट. इट कैन बी आइदर ग्रॉस प्रॉफिट और इट कैन बी ग्रॉस लॉस. ठीक है, अगर मेरी सेल्स ज़्यादा होंगी परचेजेस से तो इट विल बी ग्रॉस प्रॉफिट, वाइस वर्सा इट विल बी ग्रॉस लॉस. ठीक है, आप फॉर्मूला पढ़ते हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का. Gross profit divided by net sales into 100. This is gross profit divided by net sales into 100. Indicates how efficient the production operations are. ठीक है, तो gross profit ratio हमें क्या चीज़ हेल्प करने के लिए इंडिकेट करता है कि हमारा जो प्रोडक्शन प्रोसेस है वो कितना एफिशिएंट है, कितनी एफिशिएंटली हम जो है ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करते जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ आवर सेल्स. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है? नेट सेल्स जो आई मेरी, अब नेट सेल्स यहाँ पे क्या आई? वहाँ थी मेरी नेट क्रेडिट सेल्स. ठीक है, तो इट वाज टोटल सेल्स माइनस क्रेडिट सेल्स जब हम डेटा टर्नओवर निकाल रहे थे. यहाँ मुझे चाहिए
नेट सेल्स चाहिए, टोटल सेल्स नहीं चाहिए, यहाँ मुझे नेट सेल्स चाहिए। तो नेट सेल्स कैसे आएगी? कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल माइनस सेल्स रिटर्न। जो सामान आपके पास वापस आ गया है, अब उसको भी तो कंसीडर करना पड़ेगा डियर्स। तो क्या करेंगे? नेट सेल्स निकालने के लिए कैश सेल्स में ऐड करेंगे क्रेडिट सेल्स और माइनस कर देंगे क्या? सेल्स रिटर्न। तो ये हो गई मेरी ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। फिर हुई नेट प्रॉफिट रेशियो। अब नेट प्रॉफिट कहाँ का रिजल्टेंट है? जब आपने ग्रॉस प्रॉफिट अर्न किया, उस ग्रॉस प्रॉफिट में इनकम निकल के हमने जोड़ दी, उसमें से एक्सपेंसेस मैंने सारे के सारे फॉर दैट पीरियड माइनस कर दिए। तो अब क्या बचा मेरे पास? अब बचा मेरे पास नेट प्रॉफिट। So my net profit is the resultant of my profit and loss account. My net profit is the resultant of my profit and loss account. So this is the formula is net profit divided by sales into 100. ठीक है? So net profit resultant और profit and loss account. नेट सेल्स वो मैंने आपको कैलकुलेट करना बता दिया कि कैश सेल्स में क्रेडिट जोड़ देंगे, क्रेडिट सेल्स जोड़ देंगे और सेल्स रिटर्न क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है? देन इज नेट प्रॉफिट इंडिकेट्स व्हाट? दिस इंडिकेट्स द नेट मार्जिन विच इज अर्नड ओवर द सेल्स। और यही जो नेट प्रॉफिट है दोस्तों, माइंड यू, यही जो है मोटा मोटा वो पार्ट बनता है जो हमें अपने शेयर होल्डर्स को ट्रांसफर करना पड़ता है आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डिविडेंड्स। ठीक है? डिविडेंड्स और प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है? मेजर्स ऑफ मैनेजमेंट्स एबिलिटी टू कीप अप ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कंट्रोल फॉर सेल्स लेवल अचीव्ड। ये क्या है? अब ये है मेरी अनदर रेशियो दैट इज ऑपरेटिंग रेशियोज। ये यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया टाइप करते हुए। इट इज नॉट ओपनिंग रेशियो, इट इज ऑपरेटिंग रेशियो। ठीक है? इसे हम चेंज कर देते हैं। इट इज व्हाट? इट इज ऑपरेटिंग रेशियो। इट इज ऑपरेटिंग रेशियो। तो इसका फॉर्मूला क्या है? दिस इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स। अब ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्या होता है? वो पैसा जो हमारे पास अवेलेबल है इन द फॉर्म ऑफ इनकम और हम उसे डेली खर्चों के लिए या एक्सपेंसेस के लिए हम उसे स्पेंड कर रहे हैं, और जितना बच गया वो क्या हो गया? मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया, डिवाइडेड बाय सेल्स, या आप कह सकते हैं नेट सेल्स। और ये मेजर क्या करता है? measure of management's ability to keep up the operating expenses controlled for the sales level achieved। यानी कि अगर आपकी एक दिन में 1000 रुपए की सेल हुई है तो खर्चा भी उस 1000 रुपए के बराबर ही होना चाहिए। अगर आपको सरवाइव करना है मार्केट में तो उससे ज़्यादा का खर्चा उस दिन का नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्या होगा? मेरे एक्सपेंसेस हायर जाते जाएंगे और मेरी इनकम लोअर होती जाएगी और मैं कभी भी प्रॉफिट पोजीशन पे नहीं आ पाऊंगी। ठीक है? तो वो काम नहीं करना है। ठीक है? सो दिस वाज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। क्लियर टू ऑल? हाँ जी, बताओ, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो क्लियर हो गई? फटाफट लिख के बताना ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, जल्दी से, क्विक। जैनिस, मैंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला नहीं पूछा डियर, मैंने पूछा है कि व्हाट इज ग्रॉस प्रॉफिट, हाउ डू यू गेट ग्रॉस प्रॉफिट। जो मैंने समझाया था ग्रॉस प्रॉफिट वो किसी ने नहीं समझाया। ठीक है? सबके अलग अलग आंसर्स हैं कि नेट प्रॉफिट में इनकम जोड़ दो, एक्सपेंसेस माइनस कर दो, और नेट प्रॉफिट प्लस ऑल एक्सपेंसेस दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट।
मैंने क्या समझाया था कि ग्रॉस प्रॉफिट इज द रिजल्टेंट ऑफ माय ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, it is the resultant of my trading account which is basically comprising of my opening stock plus purchases plus direct expenses minus sales minus closing stock। अगर आप इस चीज़ को कंसीडर करेंगे तो क्या निकल कर आएगा मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। सीधा चलो, उल्टा क्यों चल रहे हो। आप क्या करोगे, पहले नेट प्रॉफिट निकालोगे, फिर उसमें इनकम जोड़ोगे, फिर एक्सपेंसेस निकालोगे, नहीं पॉसिबल हो सकता है ना, ठीक है। चाय बनाने का प्रोसीजर क्या है, पहले चाय बना लोगे फिर उसमें से चीज़ें अलग अलग करोगे, नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है। तो हमें क्या करना है, हमें पहले ये पता करना है कि ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ठीक है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आएगा, ट्रेडिंग से आएगा। नेट प्रॉफिट तो तब निकल के आएगा जब ग्रॉस होगा हमारे पास, और अगर बुक्स में ग्रॉस लिखा हुआ है तो ठीक है, अब उसके बाद आप उसमें से इनकम्स और वो करके आप निकाल दोगे वैल्यू। बट मान लो अगर आपके पास वो क्वेश्चन है ही नहीं तो कैसे करोगे, आपको बस दिया हुआ है क्या, ओपनिंग स्टॉक ये है, परचेजेज ये है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये है, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक ये है और सेल्स ये है। अब बताओ कि ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आएगा, तो नेट प्रॉफिट प्लस इनकम माइनस एक्सपेंसेस वाला फॉर्मूला तो नहीं चलेगा ना। तो फॉर्मूला क्या है, दैट इज opening stock plus purchases plus direct expenses minus closing stock minus sales. This will give you what, gross profit। cost of goods sold के साथ मत कंपेयर करना इसे। cost of goods sold is opening stock plus purchases plus direct expenses minus and minus only closing stock, ठीक है, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। पर जब हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करते हैं तो इट इज ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक एंड माइनस सेल्स, ठीक है। एम आई क्लियर टू ऑल? ओके, कमिंग टू द लास्ट टाइप ऑफ रेशियोज, फाइनली what, these are my other ratios for valuations. Other ratios for valuations are, first ratio for this is earning per share। earning per share क्या है कि आपके जितने शेयर्स हैं उस एक शेयर पे आपको कितनी कमाई हो रही है वो पता करना है। तो अर्निंग पर शेयर इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहाँ से आता है, मैंने आपको एक टर्म बताई थी, दैट इज एक टर्म बताई थी आपको EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। अब इस अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस जिनको याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद है डरो मत, बता दूंगी, ठीक है। इट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स में जब आप क्या माइनस करते हो, इंटरेस्ट माइनस करते हो तो निकल के आता है आपका EBT, अर्निंग बिफोर टैक्सेस। अब इस EBT में से जब आप क्या माइनस करते हो, टैक्सेस माइनस करते हो, तो इट बिकम्स योर EAT, eat nan, so we call it what, profit after tax, that is PAT, profit after tax। eat के नाम से तो अभी भूख लग जाएगी है ना, वैसे भी सुबह का टाइम है, नाश्ता किया नहीं होगा अभी तक, तो हम क्या करते हैं, इसे नाम दे देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स की जगह हम इसे बुलाते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एंड द डिनोमिनेटर इज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। जितने मैंने शेयर्स खरीदे हैं वो क्या आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में लिख दिए जाएंगे। देन इज प्राइस अर्निंग रेशियो। प्राइस अर्निंग रेशियो, इट हेल्प्स मी कंपेयर मार्केट प्राइस विद माय अर्निंग पर शेयर, कि जो प्राइस मार्केट में चल रहा है शेयर्स का और जो मैंने उन शेयर्स पे अर्निंग करी उसमें कितना मार्जिन है, उसमें कितना मार्जिन है, कितना उसमें स्कोप है कि कितना मैंने क्या किया होगा, प्रॉफिट अर्न किया होगा, ठीक है। तो दैट इज माय प्राइस अर्निंग
रेशियो, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर, ठीक है. देन नेक्स्ट रेशियो कम्स इज मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू. मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू इज, दो चीज़ें होती हैं, हर एक चीज़ की दो कॉस्ट होती है, एक उसकी मार्केट वैल्यू, एक उसकी सेल वैल्यू, ठीक है. अब आपने जैसे सुना होगा कि आप एक्टिवा खरीदने जा रहे हैं. एक्टिवा जब आप खरीदने जाते हैं तो उसमें ब्रोशर पे आपने पढ़ा कि उसकी कॉस्ट कितनी है. उसकी कॉस्ट है 70,000. आप जब उसे घर लेकर आए, आपके पापा ने पूछा बेटा बिल दिखाना कितने का बिल है, तो आपने अपने पापा को बिल दे दिया एंड दैट बिल वाज 85,000. पापा बोलेंगे बेटा 70,000 की गाड़ी है, आप 85,000 का बिल दे रहे हो, आप बता सकते हो मुझे कि ये 15,000 का खर्चा क्या है. आप बोलोगे हाँ पापा मुझे पता है कि उन्होंने एक्सेसरीज लगाई हैं, उन्होंने इंश्योरेंस किया है, और उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने मेरे को इसका प्रॉपर कवर दिया है, प्रॉपर मेंटेनेंस करके दिया है, मेरे को फ्री सर्विसेज भी दी हैं 4-5, ठीक है. तो इसलिए इसकी कॉस्ट क्या हो गई 85,000, ठीक है. तो इस बात पे आपकी बहस पहले हो चुकी थी. तो आपके पापा ने आपको क्या बोला कि देखा आप तो मुझे कह रहे थे कि 70,000 की ही पड़ेगी गाड़ी, बट ऐसा नहीं था, क्योंकि मुझे पता था पहले से ही कि इस पे एडिशनल और भी आपको एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ सकते हैं. सो दिस इज द डिफरेंस. मार्केट वैल्यू उसकी 70,000 है, बट आपके पास जो उसकी वैल्यू आई, ठीक है, या मार्केट वैल्यू में कह दूँ उसकी 85,000 है, आपके पास वो किस वैल्यू में आई है, आप अपनी बुक्स में उसे किस वैल्यू में लिखोगे 85 में ही लिखोगे. अब कई बार क्या होता है, मार्केट वैल्यू 70 पे हमने रिकॉर्ड कर दी और बुक वैल्यू किस पे कर दी 85 पे कर दी, क्योंकि एक्चुअली अगर देखा जाए उस ब्रोशर पे अभी भी उसकी कॉस्ट कितनी लिखी है 69.999 यानी कि 70,000 लिखी है. तो मार्केट वैल्यू इज लेस समटाइम्स और इट कैन बी मोर देन माई बुक वैल्यू, ठीक है. और बुक वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि वो वैल्यू उस दिन पे जिस दिन आपने वो एक्टिवा खरीदा है उस दिन आपकी बुक्स में क्या हो गई रिकॉर्ड हो गई. अब मार्केट में उसकी वैल्यू अप डाउन होती रहेगी, बट आपकी बुक्स में उसकी वैल्यू सिर्फ रिड्यूस ही होगी, बिकॉज यू विल चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन द सेम. इफ़ यू विल नॉट चार्ज डेप्रिसिएशन तो उसकी बुक्स में वैल्यू इंटैक्ट रहेगी, और जब उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी तो आपको नहीं पता चलेगा कि आपको इसको किस कॉस्ट पे बेचना था, ठीक है. क्लियर. तो मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, मार्केट वैल्यू पर शेयर्स डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर. अब आती है द फाइनल रेशियो, दैट इज डेट सर्विस कवरेज रेशियो. तो डेट सर्विस कवरेज रेशियो इज एनुअल कैश फ्लो बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट. कैश फ्लो जितना आया मेरे पास इंटरेस्ट और टैक्सेस को कंसीडर करने से पहले, ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय इंस्टॉलमेंट ऑफ टर्म लोन प्लस इंटरेस्ट प्लस सिंकिंग फंड डिवाइडेड बाय 1 माइनस टैक्स रेट, ठीक है. तो ये हो गई मेरी डेट सर्विस कवरेज रेशियो. क्लियर. इस वाली रेशियो पे आप इतना ज़्यादा एम्फसाइज मत करें, सिर्फ इसका फॉर्मूला याद कर लें, इसका क्वेश्चन नहीं आता है. अब जो क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में वो कौन कौन से आते हैं एक बार बता दूं. एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आते हैं बेस्ड ऑन द रेशियो, दैट इज करंट रेशियो, क्विक रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, डेटर टर्नओवर, then gross profit, net profit, creditor turnover,
ठीक है, ये कुछ बेसिक रेशियोज हैं जिनके क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर? मेरा ये रेशियोज का टॉपिक यहीं ख़त्म हो गया। अब किसी को कोई क्वेरी है तो पूछो फटाफट, उसके बाद मैं इसे 10 मिनट और दे के फिर इसका जो प्रीवियस वाला पोर्शन हमने किया था उसे एक बार रिवाइज करूँगी आपके लिए। करवाए जाएंगे आपको, इसके न्यूमेरिकल्स विल बी डन इन द नेक्स्ट क्लास फॉर श्योर। अभी आप इसे पढ़ो, समझो, रेशियोज को अब्जॉर्ब करो, तब उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स पे पहुंचेंगे। ठीक है, फटाफट एक क्विक रिवीजन कर लें जो अभी तक हमने रेशियोज में पढ़ा। रेशियो एनालिसिस से कितने क्वेश्चंस आते हैं? अराउंड 8 to 10 मार्कर्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। 8 से 10 नंबर के क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत आराम से। चलिए फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा इस पूरे टॉपिक में। असेट लायबिलिटी क्लासिफिकेशन, करंट असेट्स बता चुकी हूँ मैं आपको, करंट लायबिलिटीज़ बता चुकी हूँ, फिक्स असेट्स बता चुकी हूँ, कैपिटल बता चुकी हूँ। तो अब सिर्फ क्या करना है, एक प्रेजेंटेशन ही तो बतानी है, पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन। वो आपका जब बैलेंस शीट वाला टॉपिक बढ़ाऊंगी तब उसमें बता दूंगी। क्लियर? चलिए, रेशियो एनालिसिस की अगर हम बात करें तो दिस टॉपिक इज अबाउट relationships which are mathematically expressed between two or more accounting terms। ठीक है, और जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो। अब रेशियोज को हमने क्लासिफाई कैसे किया? हमने रेशियोज को दो तरीके से क्लासिफिकेशन किया, ट्रेडिशनल बेसिस पे और फंक्शनल बेसिस पे। ट्रेडिशनल बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन हुआ वो किस बेसिस पे हुआ? प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट एंड कॉम्पोजिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस पे, बैलेंस शीट पे, कॉम्पोजिशन पे। यानी कि यहाँ पे अब हम क्या कर रहे थे, बात यहाँ हो रही थी कि प्रॉफिट एंड लॉस को ध्यान में रखते हुए आप जो रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं कर लीजिए, बैलेंस शीट को ध्यान में रख के जो रेशियोज कैलकुलेट कर सकते हैं जो आपकी समझ में आती है कर लीजिए। कॉम्पोजिट क्या हुआ कि दोनों को कंपेयर करना है, प्रॉफिट एंड लॉस भी खोल लो एक पेज, प्रॉफिट एंड लॉस खोल लो एक पेज, बैलेंस शीट खोल लो, और जो जो आपको आपस में रिलेटेबल लगते हैं उनका रेशियो निकाल लो। कंफ्यूजिंग था, पता ही नहीं चल रहा था कौन सी रेशियो निकालें कौन सी नहीं निकालें। तो इसके लिए हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन को आसान किया और हमने रेशियोज को एक नया नाम दे दिया, दैट इज फंक्शनल क्लासिफिकेशन। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में हमने ब्रेक्स दिए, कैसे? प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियोज। बेसिकली हमने रेशियोज को इस तरीके से बांटा, प्रॉफिटेबिलिटी बेस्ड अपॉन प्रॉफिट्स, टर्नओवर बेस्ड अपॉन सेल्स, सॉल्वेंसी बेस्ड अपॉन, और टू फाइंड आउट माय लिक्विडिटी, टू फाइंड आउट माय लिक्विडिटी कि मेरी फर्म कितनी सॉल्वेंट है और कितनी नहीं। ठीक है, यूजेस क्या होते हैं रेशियोज के? सिंप्लीफिकेशन, कि क्या जो मेरी प्रिंसिपल स्टेटमेंट्स है, यानी कि जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है, जो मेरी बैलेंस शीट है, उसे सिंप्लीफाइड तरीके से समझना और उन्हें कंपेयर कर पाने में हेल्प करता है क्या? रेशियो एनालिसिस। इंटर फर्म कंपैरिजन, अगर मुझे क्या करना है, फर्म के अंदर ही, मतलब मेरी एक जो यूनिट है, मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर की एग्जांपल मैंने आपको पहले ही दिया था, उसकी दो फर्म्स हैं, एक सोप फर्म है और एक टूथब्रश फर्म है। ठीक है, या टूथपेस्ट फर्म है। तो अगर मुझे उन दोनों में कंपैरिजन करना, बोथ आर द सेम, बोथ आर फ्रॉम सेम कैटेगरी, बोथ आर द टॉयलेटरीज, बट अब मुझे जब कंपेयर करना है कि सोप में मार्केट ज़्यादा है या टूथब्रश या टूथपेस्ट में है, तो क्या करूँगी? कंपैरिजन होगा इंटर फर्म का। इंट्रा फर्म है एक ही डिवीजन में, मतलब 2 या मोर डिविजन्स विद इन द फर्म। ठीक है, सोप यूनिट में ही
पैकेजिंग में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है या प्रोडक्शन में ज़्यादा प्रॉफिट आ रहा है, तो डिवीजन वाइज या एडवर्टाइजिंग में खर्चा ज़्यादा हो रहा है या फिर उसकी सेल में ज़्यादा खर्चा हो रहा है, तो क्या करेंगे, ये हो गया मेरा इंट्रा फर्म कंपैरिजन। देन प्लानिंग करने में हेल्प करता है। प्लानिंग करने में कैसे हेल्प करता है, अगर आपकी रेशियोज एज कंपेयर टू पास्ट ईयर्स कम या ज़्यादा हैं, अगर कम है तो आप उन्हें कैसे इम्प्रोवाइज करेंगे, व्हाट विल बी योर प्लान्स टू इम्प्रूव देम। अगर ज़्यादा है तो क्या करोगे, ठीक है, कि उन्हें ज़्यादा एक्सेस भी ना हो, ठीक है, बिकॉज एक्सेस होंगी तो प्रॉब्लम है, अगर बहुत ज़्यादा कम होंगी तो भी प्रॉब्लम है। तो दे हेल्प अस इन प्लानिंग द फ्यूचर। अब इसके बाद हमने बात की कैलकुलेशन ऑफ द रेशियोज पे। कैलकुलेशंस की बात करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी थी कौन सी रेशियोज, लिक्विडिटी रेशियोज। लिक्विडिटी रेशियोज आर दी रेशियोज जो हमें हेल्प करती हैं हमें लिक्विड असेट्स या लिक्विड कैश प्रोवाइड करने में। हमें जब कैश चाहिए तो इमीडिएटली हमें कैश प्रोवाइड हो सके, तो इसलिए हमारी क्या होगी, लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो इज helps in calculation of working capital, liquidity of the firms taking into consideration the value of current assets and current liabilities at a given point of time. Ratios considered here are quick ratio and current ratio. Current ratio is current assets upon current liabilities. Quick ratio is quick assets upon quick liabilities. तो करंट रेशियो क्या होता है, हमारा शॉर्ट टर्म डेट पेइंग एबिलिटी को हम क्या करते हैं, इंश्योर करते हैं। फॉर्मूला करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, स्टॉक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, डेटर्स, बिल रिसीवेबल्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। देन करंट लाइबिलिटीज़ की बात करूँ तो उसमें होते हैं क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस प्लस शॉर्ट टर्म लोन्स। आइडियल रेशियो होती है 2:1 की, ठीक है। देन इज माय क्विक रेशियो। क्विक रेशियो इज क्विक असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। दिस इज अ रिफाइंड मेजर ऑफ कैलकुलेटिंग लिक्विडिटी, ठीक है। अब इसमें मेरे असेट्स, करंट असेट्स की जगह क्या हो जाते हैं, क्विक असेट्स हो जाते हैं। तो क्विक असेट्स का फॉर्मूला क्या होता है, करंट असेट्स माइनस स्टॉक माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। स्टॉक इसलिए आपका क्विक असेट नहीं है क्योंकि वो इजीली सेल आउट नहीं हो सकता, और प्रीपेड एक्सपेंसेस वो खर्चे हैं जो इस ईयर के नहीं हैं और आप उन्हें एडवांस में पे कर चुके हो। आइडियल रेशियो है इसका 1:1, दैट इज करंट लाइबिलिटी शुड बी इक्वल टू योर क्विक असेट्स। क्लियर, ये हुआ आपका लिक्विडिटी रेशियो खत्म। अब अंकुर जी का एक क्वेश्चन है कि मैम रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसमें डिफरेंस क्या है। रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज बेसिकली द रिटर्न विच आई विल गेट ऑन माय व्हाट विल आई गेट ऑन द टर्म्स ऑफ माय इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी शेयर्स, ठीक है। सॉरी, तो रिटर्न ऑन इक्विटी की अगर मैं बात करूं, जो मैं कंटिन्यू कर रही हूं, तो रिटर्न ऑन इक्विटी इज जब हम लोग शेयर्स में, सिर्फ इक्विटी शेयर्स में कहीं इन्वेस्ट करें और उससे जो हमें डिविडेंड अर्न हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो एक तरीके से जब हम सिर्फ इक्विटी को कंसीडर कर रहे हैं इन द डिनोमिनेटर, दैट इज माय रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो आपकी इन्वेस्टमेंट्स कहीं पे भी हो सकती हैं, इक्विटी शेयर्स में हो सकती हैं, इन द फॉर्म ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो सकती हैं, इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स हो सकती हैं, इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक्स हो सकती हैं। इन्वेस्टमेंट्स कैन बी न्यूमरस। तो मान लो आपने कहीं पे 5 लाख जो है इक्विटी में इन्वेस्ट किया, 5 लाख आपने प्रेफरेंस में इन्वेस्ट किया, 5 लाख आपने शेयर्स में इन्वेस्ट किया, तो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हो गई, 15 लाख।
तो अब अगर मुझे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना है तो इन्वेस्टमेंट मेरी टोटल कितनी की हुई है, 15 लाख की हुई है, तो उस 15 लाख पे क्या निकलेगा, रिटर्न निकलेगा। वेराज रिटर्न ऑन इक्विटी किस पे निकलेगा, वो सिर्फ निकलेगा जो 5 लाख मैंने इक्विटी में इन्वेस्ट किए, सिर्फ उस पोर्शन पे, वो बाकी 10 लाख को कंसीडर नहीं करेगा। ठीक है, देन कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, इसके बाद बात करते हैं लीवरेज रेशियोज की। लीवरेज रेशियोज क्या होती हैं, दे हेल्प इन कैलकुलेशन ऑफ डेट प्रोपोर्शन present in the entire capital contributed by a firm throughout the term. The firm which has debt in the capital is known as levered firm and the one which has no debt is unlevered firm. ठीक है, the ratios considered here are debt equity ratio, debt asset ratio and interest coverage ratio. Debt equity ratio is जब हम कंपेयर कर रहे हैं कि हमारी फर्म्स में डेट कितने हैं और इक्विटीज कितनी है। इंडिकेट्स परसेंटेज ऑफ फंड्स बीइंग फाइनेंस्ड थ्रू बोरोइंग्स कंपेयर्स टू इक्विटी या कंपेयर टू इक्विटी। फॉर्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट्स डिवाइडेड बाय शॉर्ट टर्म या शेयर होल्डर्स इक्विटी। देन लॉन्ग टर्म डेट्स कैसे निकलते हैं, लोन्स प्लस बोरोइंग्स में। शेयर होल्डर्स इक्विटी कैसे निकलती है, इक्विटी कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, फिर बात करते हैं डेट एसेट रेशियो की। डेट एसेट रेशियो इज टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। तो टोटल डेट्स कितने हो गए, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों को जोड़ के, जो 1 साल से ज़्यादा के लिए डेट लिए हैं वो भी, और जो 1 साल से कम के लिए हैं वो भी कंसीडर होंगे। तो टोटल असेट्स क्या हो गए, फिक्स्ड प्लस करेंट प्लस इन्वेस्टमेंट। टोटल असेट्स क्या हो गई मेरी, बैलेंस शीट साइड का, असेट साइड का टोटल। ठीक है, उसमें फिक्स असेट्स भी होंगे, उसमें इन्वेस्टमेंट्स भी होंगे और उसमें करंट असेट्स भी होंगे। ठीक है, देन इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरिंग रेशियो इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट इन टैक्स डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट चार्ज। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स यू कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स यू EBIT। अभी लास्ट में भी पढ़ा था ना हमने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, EBIT में से हमने इंटरेस्ट माइनस किया तो EBT मिला था, EBT में जब हमने टैक्सेस माइनस किए तो क्या निकला था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो वो EBIT पे हम कैसे पहुंचते हैं, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। वेरिएबल कॉस्ट कौन सी होती है, जो सेल्स के साथ फ्लक्चुएट करती रहती है। मान लो आपने 1000 यूनिट्स बनाए हैं, तो 1000 यूनिट्स को ही प्रमोट करने का खर्चा आप उठाएंगे ना, 2000 को प्रमोट करने का खर्चा तो नहीं उठाएंगे। वहीं अगर मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात करूं, तो अगर आपका बिल्डिंग जो है वो रेंटेड है तो उसका रेंट जो है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स्ड रहेगा, वो आपको पे करना ही है। टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे अनलेस एंड अनटिल यूनिट प्राइस चेंज हो जाए। बट ये खर्चे जो हैं ये फिक्स्ड है, तो ये क्या है आपकी फिक्स्ड कॉस्ट। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं तो कंट्रीब्यूशन निकल के आता है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड असेट्स माइनस करते हैं तो क्या निकलता है, EBIT। ठीक है, देन टर्नओवर रेशियोज जो सेल्स के बेस पे निकाली जाती हैं फॉर द गिवन पीरियड, जिसके लिए हम क्या कर रहे हैं, टर्नओवर रेशियोज कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये किस टाइप की होती हैं, स्टॉक रेशियोज, स्टॉक टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर, क्रेडिटर्स टर्नओवर एंड फिक्स्ड असेट्स टर्नओवर रेशियो। ठीक है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकलता है आपका, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा फॉर्मूला ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक्स, तो ये निकलता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। देन डेटर्स टर्नओवर, डेटर्स टर्नओवर इज नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज अकाउंट रिसीवेबल्स। नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकलती है, टोटल सेल्स में से जब हम अपनी क्रेडिट सेल्स माइनस कर देते हैं
तो क्या निकल कर आती है मेरी क्रेडिट सेल्स। यहाँ पे सेल्स रिटर्न माइनस नहीं होता क्योंकि हम नेट सेल्स नहीं निकाल रहे हैं, हम सिर्फ कौन सी सेल्स निकाल रहे हैं, हम सिर्फ क्रेडिट सेल्स निकाल रहे हैं। ठीक है। एवरेज अकाउंट रिसीवेबल इज ओपनिंग डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस बिल रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। एवरेज कलेक्शन पीरियड की बात करूं तो कलेक्शन पीरियड कैसे निकल के आता है, मंथ्स ऑब्लिक ईयर ऑब्लिक वीक्स डिवाइडेड बाय डेटा टर्नओवर रेशियो। ठीक है। फिर इसी तरीके से आपकी क्या निकलती है, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। बट यहाँ पे हम सेल्स की जगह क्या कंसीडर करते हैं, परचेज कौन सी, क्रेडिट वाली। उसमें भी आप क्या करते हैं, टोटल में से क्रेडिट कैश जो है माइनस कर देते हैं। ठीक। फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो की अगर मैं बात करूं तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो क्या हुई, टैंजिबल एसेट्स प्लस इंटैंजिबल एसेट्स, वो क्या हो गए मेरे टोटल एसेट्स हो गए, टोटल फिक्स एसेट्स, और उसके बाद क्या है मेरी नेट सेल्स। ठीक है। तो फिक्स एसेट्स इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय फिक्स्ड एसेट्स। प्रॉफिटेबिलिटी, ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 3 टाइप के प्रॉफिट्स हैं। ग्रॉस प्रॉफिट इज अ रिजल्टेंट ऑफ ट्रेडिंग, नेट प्रॉफिट इज अ रिजल्टेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज जो हमारी फॉर द गिवन पीरियड ऑफ टर्म पे हमारी सेल है उसके रिस्पेक्ट में अगर हम खर्चे उतने ही कर रहे हैं जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है तो हम अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मेंटेन कर पा रहे हैं। द मैनेजमेंट इज एबल टू मीट इट्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स। ठीक है। देन इज अदर रेशियोज। अदर रेशियोज की बात करूं, अर्निंग पर शेयर निकालना है। अर्निंग पर शेयर क्या होता है कि जितना प्रॉफिट अर्न किया कंपनी ने आफ्टर ऑल द टैक्सेस, आफ्टर ऑल द लाइबिलिटीज की पेमेंट्स के बाद, वो में आपका कितना शेयर बनता है, उस प्रॉफिट में आपका शेयर कितना बनता है, वो कैसे निकल के आएगा, जब आप उसे डिवाइड करेंगे किससे, अपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। ठीक है। देन इज प्राइस अर्निंग रेशियोज, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर की अगर मैं बात करूं तो हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, मार्केट प्राइस को अर्निंग पर शेयर से कंपेयर कर रहे हैं, तो दैट इज प्राइस अर्निंग रेशियो। देन मार्केट वैल्यू टू बुक वैल्यू रेशियो, मार्केट वैल्यू पर शेयर डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर करते हैं। मैंने आपको बता दिया कि मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू क्या होती है, बुक वैल्यू जो बुक्स में रिकॉर्ड हो चुकी है, मार्केट वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रही है मार्केट में एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। डेट सर्विस कवरेज रेशियो, annual cash flow before interest and tax up on installment of term loans plus interest plus sinking fund minus upon 1 minus tax rates। ठीक है। तो ये आपका जो पूरे रेशियोज के जो फॉर्मूलेज हैं, आपके जो डेफिनेशंस हैं, आपकी जो क्लासिफिकेशंस हैं, आपके जो यूजेस ऑफ रेशियोज हैं, वो सब मैंने इस टॉपिक में कवर करने की कोशिश की है। अगर कुछ रह गया होगा तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे ज़रूर कवर करूँगी जब हम अपना न्यूमेरिकल पोर्शन करेंगे। बट न्यूमेरिकल पोर्शन अभी इतनी जल्दी नहीं करेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा उसे, क्योंकि पहले हमारा जो मेन मोटिव है दैट इज़ टू वाइंड अप विद द थ्योरेटिकल पार्ट। ठीक है। थ्योरेटिकल पार्ट पहले वाइंड अप करेंगे हर टॉपिक का एंड फिर बाद में उसके प्रैक्टिकल्स उठाएंगे। ठीक है। क्लियर। होप द सेशन वाज गुड। आप सबको समझ आया। आज की क्लास को, आज के सेशन को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे विद द नेक्स्ट टॉपिक। टिल देन कीप रिवाइजिंग। बाय बाय।